नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल संकल्प सौरभ क्लासेस डोईवाला की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और काफी सारे बच्चों को संधि में बहुत सारी समस्या आ जाती है। संधि टॉपिक जो है काफी सारे बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है। तो आज इस पूरे टॉपिक को हम बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको संधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। उससे पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा कि संधि जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है और संधि का विलोम जो है वो विग्रह होता है। विग्रह समास का विलोम नहीं है, विग्रह संधि का विलोम है। समास का विलोम व्यास होता है। यहाँ पे कई सारे बच्चे एक गलती कर देते हैं कि संधि का विलोम विच्छेद कह देते हैं। संधि का विलोम विच्छेद नहीं होता है, संधि का विलोम विग्रह होता है और इसमें भाववाचक संज्ञा है। मूल बिंदु पर बात करें कि संधि क्या होती है, संधि की क्या परिभाषा होती है, तो संधि की परिभाषा आमतौर पर दी जाती है कि किन्हीं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। लेकिन यह परिभाषा अपने आप में पूरी नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। किसी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। यह परिभाषा पूरी नहीं है। क्यों पूरी नहीं है? क्योंकि वर्ण तो एक वर्ण अ है और एक वर्ण जो है उ है, तो इनको मिलाऊंगा तो ये क्या बनेगा? औ बनेगा। तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि किन्हीं दो सार्थक पदों के प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे मान करके चलिए, मेरे पास विच्छेद किया हुआ एक शब्द दे दिया जाता है हिम योग आलय। अब ये जो हिम योग आलय शब्द है, इसमें आपको दिखेगा कि प्रथम पद हिम है, द्वितीय पद आलय है। प्रथम पद जो हिम लिखा हुआ है, इसमें म जो है वो स्वर के साथ है। म में अगर मैं इसको अंतिम पद बोलूं कि हिम में अंतिम पद क्या है, तो आप कहेंगे म है, लेकिन नहीं, इसमें मैं हलंत चिन्ह लगाऊंगा और इसमें अंतिम पद जो है वो अ ध्वनि को बाहर निकालूंगा और वर्ण को इसके अंतर्गत से बाहर निकालूंगा। म जो है उसमें अ की ध्वनि है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि निहित होती है। क में अ की ध्वनि है, ख में अ की ध्वनि है। तो ये म जो है इसमें अ अंतर्निहित है। अ मैंने इसमें से अलग किया और यहां पर प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो जब मैंने इस अ और आ को मिलाया, तो जब भी हम अ और आ को मिलाते हैं तो इससे आ बनता है। अब ये जो आ है, इस ये आ को हम मिलाएंगे म के साथ। आ को जब मैं म के साथ मिलाऊंगा तो ये आ जो है म को पूरा करेगा और ये मां हो जाएगा। इस तरीके से ये शब्द जो है वो हिमालय हो जाएगा। तो इसको हम संधि कहते हैं कि दो सार्थक वर्णों के, दो सार्थक शब्दों के अंतिम वर्ण तथा प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहा जाता है। ध्यान से अगर हम संधि टॉपिक को पढ़ें तो संधि के अंतर्गत जो है हमें व्यंजन और स्वर और विसर्ग, इन्हीं के योग की जानकारी मिलती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो पेपर के अंतर्गत आपके पास तीन प्रकार की संधि पूछ ली जाती है। एक तो संधि होती है स्वर संधि, एक संधि होती है व्यंजन संधि और एक संधि होती है जिसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं तो देख लेंगे। एक तरफ से इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, फिर होता है गुण संधि, फिर होता है वृद्धि संधि, फिर आता है आपका यण संधि और फिर आ जाता है आपका अयादि संधि। अयादि संधि, तो ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यण संधि हो गया और अयादि संधि हो गया। आज हमको बेसिकली स्वर संधि को ही पढ़ना है। व्यंजन और विसर्ग इसके अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत मैंने क्या बताया कि स्वर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है? 5। मान लीजिए कुछ नहीं पता है आपको अभी संधि में और हम बेसिक से पढ़ रहे हैं बिल्कुल, तो अगर हमको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना है कि स्वर संधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है, तो देखिए, हिंदी भाषा में स्वर होते हैं 11। कुल स्वर कितने होते हैं? 11। अ से लेकर के मैं शुरू करूंगा स्वरों को लिखना। अ, आ, ई, ऊ, दीर्घ ऊ,
री, ए, आई, ओ, आओ। तो एक कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या हो गई 11। कुल मिलाकर के स्वर कितने होते हैं संख्या में? तो 11 होते हैं। अब यहां पर 11 स्वरों को मैंने लिख दिया, तो इन 11 स्वरों को आपस में मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं, और उसी विकार को इन 5 भेदों में रखा जाता है। दरअसल कुछ भी नहीं है, अगर हम यहां पे अ या आ का मेल करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में अ या आ मिलाने पर आ ही बनेगा। जब भी हम ई और ई का मेल करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में दीर्घ ई ही निकल करके आएगा। जब भी हम ऊ या ऊ का मेल करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में दीर्घ ऊ ही निकल करके आएगा। 4 कंडीशन से मिला सकते हैं। कैसे 4 कंडीशन से मिला सकते हैं, मैं इसमें आपको बता देता हूं। मान लीजिए मैंने अ धन अ बनाया, अ योग अ तो भी आ हो जाएगा, आ योग अ तो भी आ हो जाएगा, या फिर मैं कहूं आ योग आ तो भी ये आ बनेगा, या फिर मैं कहूं आ योग अ योग आ, अ योग आ तो भी ये आ बनेगा। किसी भी तरीके से अ या आ का योग करूंगा तो आ ही निकल करके आएगा। ऐसे ही ई आ ई का योग करूंगा तो ई निकल के आएगा, या ऊ का योग करूंगा तो दीर्घ ऊ ही निकल करके आएगा। यही बात आपको समझ लेनी है, यही हमारी दीर्घ संधि हो गई। बस इतना ही है दीर्घ संधि में। एक संधि देखो, स्वर संधि का पहला भेद जो है दीर्घ संधि, उसके अंतर्गत अपने को देखने को मिलेगा कि दीर्घ संधि में या तो आ, या तो दीर्घ ई, या तो दीर्घ ऊ। किसी भी वर्ण का जो विकार उत्पन्न होगा या तो वो दीर्घ आ के या तो आ के रूप में होगा, या तो दीर्घ ई के रूप में होगा, या तो दीर्घ ऊ के रूप में होगा। अब यदि मैं इस अ या आ को इस ई या ई से मिला लूं, मैंने कहा कि जिस प्रकार से मैंने इनको आपस में मिलाया उसी तरीके से अब मैं अ आ को ई के साथ मिलाना शुरू करता हूं। तो यहां से मैंने पकड़ करके शुरू किया। अब मैं अ आ को जो है वो ई या ई के साथ मिला दूं। देखो, एक कंडीशन तो मैंने आपको ये बताई, ये तो हो गया दीर्घ संधि की। दूसरी कंडीशन मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने किसी अ या आ को किसी ई या दीर्घ ई से मिला लिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा ए निकल करके आएगा। अ या आ को दीर्घ ई या लघु ई से मिला लिया तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा ए निकल करके आएगा। दूसरी बात, जब भी मैं अ या आ को ऊ या ऊ के साथ मिलाऊंगा, मान करके चलिए मैंने अ या आ को जो है वो ऊ या दीर्घ ऊ के साथ मिलाया, तो ऐसे में हमेशा ओ निकल करके आएगा। और जब भी मैंने इस अ या आ को री के साथ मिलाया किसी भी तरीके से, जब भी मैं अ या आ को किसी भी री के साथ मिलाऊंगा तो ये अर निकल करके आएगा। ये जो आपने देखा दूसरा प्रकार, यही दूसरी चीज है ए ओ अर। ये 2 चीजों का इस्तेमाल होता है गुण संधि में, ए का, ओ का और अर का। इसका विकार उत्पन्न होता है गुण संधि में। आगे जब मैं आपको एग्जाम्पल के सहित करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी बेसिक बातों पर आप ध्यान दीजिए। गुण संधि के अंतर्गत भाई ए ओ या अर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो इस प्रकार से हम मिलाएंगे तो अर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे वृद्धि, यण, अयादि। वृद्धि, यण और अयादि। सबसे पहले वृद्धि संधि, इससे हटा देते हैं, यहां तक समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग वृद्धि संधि में। मैंने कहा कि अ आ का मेल मैंने ई के साथ कर लिया, ऊ के साथ कर लिया, री के साथ कर लिया, इनका आपस में भी मेल कर लिया। इनका आपस में मेल करेंगे तो दीर्घ संधि। अ आ का मेल ई ऊ या री के साथ करूंगा तो गुण संधि। अब यदि मैंने अ आ का मेल जो है ए या आई के साथ कर लिया, जब भी मैं अ या आ का मेल, ध्यान देना, जब भी मैं अ या आ का मेल ए या आई के साथ करूंगा, अ या आ का मेल ए या आई के साथ करूंगा, ऐसी स्थिति में हमेशा आई निकल करके आएगा। जब भी मैं अ या आ का मेल, जब भी मैं अ या आ का मेल ओ या औ से करूंगा, ओ या औ से करूंगा,
तो ऐसी स्थिति में हमेशा औ निकल करके आएगा, यानी वृद्धि संधि में ए और औ का प्रयोग होता है। हमने अ आ के साथ सबको मिला करके देख लिया, वहां से हमारे स्वर संधि के 3 भेद निकल गए। बचे हमारी 2 संधियां, यण संधि, अयादि संधि। अब गुरुजी इनमें अ आ का मेल आगे किसके साथ करेंगे? तो अब अ आ का ही मेल नहीं करेंगे, हम ई के मेल की, उ के मेल की बात करेंगे इन 2 संधियों में। मान करके चलिए, जब भी मैंने, ध्यान दीजिए यहां पे, जब भी मैं किसी ई को मिलाऊंगा, इस चीज को समझ गए तो संधि बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान देना भाई, जब भी मैं किसी ई या दीर्घ ई को, जब भी मैं किसी ई या दीर्घ ई को किसी भिन्न स्वर के साथ मिलाऊंगा, किसी भी स्वर के साथ, ये जो दोनों ई हैं इनको मैं किसी भी अन्य स्वर के साथ मिलाऊंगा, भिन्न स्वर के साथ जब ये मेल करेंगे, तो ई जो किसी भिन्न स्वर के साथ मेल करेंगे तो ये मेल करने पर या बनाएंगे, मेल करने पर या बनाएंगे, या बनाएंगे। जब भी मैं किसी उ को, उ या दीर्घ उ को किसी भिन्न स्वर के साथ मिलाऊंगा तो हमेशा जो है, देखना, उ को मैंने मान करके चलिए किसी भिन्न स्वर के साथ मिला दिया तो ये हमेशा व बनाएंगे। जब भी मैंने किसी री को, जब भी मैंने किसी री को, जब भी मैंने किसी री को किसी भिन्न स्वर के साथ मिलाया तो री को भिन्न स्वर के साथ मिलाने पर ये हमेशा र बनाएंगे, ये हमेशा र बनाएंगे। तो ये जो अपने को दिख रहा है य व र, इसका प्रयोग हो जाता है यण संधि के अंतर्गत, य व र, ये हम लोग प्रयोग करेंगे यण संधि में। अब बात आती है अयादि संधि की। अयादि संधि किसको कहते हैं? तो एक बात समझिए ध्यान से, अयादि तो आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा। अयादि संधि किसको कहा जाएगा? मान करके चलिए कोई ए है, आई है, ओ है या आओ है, ए है, आई है, ओ है या आओ है। जब मैं इस ए को किसी भिन्न स्वर के साथ मिलाऊंगा, ए का मेल जब मैं किसी भिन्न स्वर के साथ करूंगा तो ये हमेशा मुझे आय देगा, हमेशा आय बनाएगा। ए का मेल जब मैं किसी भिन्न स्वर के साथ करूंगा तो ये हमेशा आय बनाएगा। ऐसे ही जब मैं आय का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ करूंगा तो ये हमेशा आय बनाएगा। ऐसे ही जब मैं ओ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ करूंगा तो ये हमेशा आओ बनाएगा, आओ बनाएगा। और ऐसे ही जब मैं ओ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ करूंगा तो ये हमेशा आओ बनाएगा। तो यानी आपने देखा आए, आए, या फिर हमने बोला आए, या फिर हमने बोला आओ, या फिर हमने कहा आओ। इसका प्रयोग हमेशा अयादि संधि में। बस आप स्वर संधि के 5 भेदों को बहुत अच्छे से समझ लिए और बिल्कुल आसानी से आपको संधि आ गई। यही संधि है। मैंने क्या कहा, पूरी की पूरी कहानी को 1-2 मिनट के अंदर फटाफट रिवाइज करवाएंगे। जब भी मैं अ आ को आपस में मिलाऊंगा तो आ ही देगा, ई को आपस में मिलाऊंगा तो दीर्घ ई ही देगा, उ को आपस में मिलाऊंगा तो दीर्घ उ ही देगा। या फिर ये तीनों के तीनों देखेंगे तो आ ई उ, इनका प्रयोग होता है दीर्घ संधि के अंतर्गत। गुण संधि के अंतर्गत किसका प्रयोग होता है? ए ओ अर। ए ओ अर कैसे बनते हैं? अ आ को यदि मैंने ई के साथ मिला दिया तो ए बन गया, अ आ को यदि मैंने उ के साथ मिला दिया तो यहां पे ओ बन गया, अ आ को यदि मैंने री के साथ मिला दिया तो यहां पे अर बन गया। ये है गुण संधि। वृद्धि संधि क्या है? जब मैंने अ आ को किसी ए, देखेंगे यहां पे अ आ के मेल से मैंने यहां पे क्या बनाया? वृद्धि संधि के अंतर्गत अ आ को मैंने मान लीजिए किसी ए से मिलाया तो इसने हमेशा क्या बनाया? दीर्घ ए बनाया। और अ आ का मेल अगर मैंने जो है ओ से कर लिया तो इसने हमेशा क्या बनाया? आओ बनाया। तो यही आपकी पूरी की पूरी संधि है। और ये जो 5 प्रकार आप समझ गए तो किसी भी संधि को पांचों स्वर संधि के 5 भेद को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं।
इनको यहां लिखते हैं। अब उदाहरण लेते हैं एक एक करके दीर्घ संधि का, कि करना कैसे है संधि को, समझना कैसे है संधि को। तो उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा अगर इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का उदाहरण लेते हैं। और मैंने पहला उदाहरण ले लिया दीर्घ संधि के अंतर्गत। मान लो मेरे पास कोई दो पद दिए हैं, पद दिया है श्वेत योग अंबर, श्वेत योग अंबर, और मेरे को पूछ लिया, मेरे को बोल दिया, मान लो पेपर के अंदर दे दिया श्वेत योग अंबर की संधि कीजिए। अभी ये संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद संधि वगैरह दोनों बताऊंगा। देखिए यहां पे श्वेत प्लस अंबर, इससे बोल दिया मान लो संधि कीजिए। यहां पे हमने क्या देखा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वो त है, त के नीचे हल चिन्ह नहीं लगाया, यानी इसमें अ की ध्वनि है। भाई त तो पूरा है ही है, प्रत्येक व्यंजन में अ तो होता ही है, त में क्या है अ है। तो यहां पे देखेंगे तो त के अंतर्गत अंतिम वर्ण जो है वो अ निकल करके आएगा। यहां पे प्रथम वर्ण क्या निकल करके आ रहा है, अ निकल करके आ रहा है। तो गुरुजी हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था कि अ और अ को मिलाने से आ बनता है, यानी ये जो बनेगा, जो भी बनेगा, ये किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। हम तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पे अ धन अ मिलकर के आ बना रहा है, तो यानी ये किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। क्या बनाएगा, आ बनाएगा। जैसे ही मैंने इस त में से इस अ को बाहर निकाला तो मैं इसमें हलंत लगा दूंगा। अरे ये त में से अगर मैं अ को बाहर निकालूंगा, मान लीजिए, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अरे भैया अ की ध्वनि को बाहर निकालने के बाद हम इसमें हलंत चिन्ह लगा देते हैं, हल लगा देते हैं। मैंने हलंत चिन्ह हटा दिया तो तब ये जो है स्वर के साथ व्यंजन हो जाएगा। ये त जो है ये असहित है। अब मान लीजिए इसमें हल लगा दिया तो इसमें क्या निकाल दिया हमने बाहर, अ। त में अ है तो अ निकाल दिया हमने बाहर, इसमें से हल चिन्ह यहां लगा दिया। यहां पहला वर्ण क्या है, अ है, और अ और अ को मिलाएंगे तो आ बनेगा। अब ध्यान देंगे यहां पर कि हमने इसमें से अ तो निकाल दिया था, अब इस आ को जो है त को पूरा करने के लिए लगाएंगे। तो मान लीजिए शब्द अभी जो है वो है श्वेत, ये त आधा है, और अभी हमारे पास अगला जो शब्द यहां बचा, इस अ को संधि में जोड़ लिया तो इधर बचा म आधा, म ब और र, अ इधर संधि के अंतर्गत बच गया। अब एक बात बताओ, अपने पास बन करके क्या आया, आ बन करके आया। तो इस अ को अगर मैं इसमें आ को इसमें मिला दूं तो ये आ जो है त को पूरा करेगा या नहीं करेगा, करेगा। बिल्कुल, किसी भी व्यंजन को स्वर पूरा करता है, त को पूरा करेगा तो पहले अ पूरा कर लेगा, बची आ की मात्रा आ लगा दूंगा, बचे आगे के दो शब्द, तो दो शब्द क्या है, श्वेता हो गया, और लास्ट में क्या बच गया, आधा म ब और र, क्या हो गया, श्वेतांबर। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि हम इसकी संधि कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण से मैं यहां पे आपको समझाऊंगा। एक और उदाहरण, हर प्रकार के उदाहरण हम यहां पे लेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक उदाहरण है, परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। ये परम शब्द के अंतर्गत अंतिम वर्ण क्या है, म है, म के नीचे हल नहीं लगा, इसका मतलब इसमें क्या है, अ है। अब मैंने इसमें से अ निकाल दिया तो ये जो है, ये शब्द को मैं तोड़ करके अलग अलग लिख देता, पर ये जो म है, ये म हलंत सहित प्लस अ है। इधर देखेंगे तो पहला वर्ण क्या है, आ है, तो अ और आ को मिलाते हैं जब भी, तो अ और आ के मिलाने से आ ही बनता है। अ और आ को मिला दिया तो आ ही बनेगा। इसके बाद देखेंगे तो इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया आधा तो और मां। इसको तो हमने आ को ले लिया यहां, अब म में से अ को ले लिया। अब ये जो आ बना अ, और यहां पे देखेंगे तो अंतिम वर्ण क्या था, अ, यहां पहला वर्ण क्या है, आ, दोनों को मिला दिया तो क्या बना, आ बना। जब हमने अ और आ को मिलाया तो आ बन गया। अब मैं ये जो आ है, इस आ से पूरा करूंगा इस म को। आ से जब ये म पूरा होगा तो ये म पहले अ से म पूरा हो जाएगा, फिर इसमें बची आ की मात्रा मां लगा दूंगा, ये पर जो है इसको आगे लगा देंगे परमात्मा, और लास्ट में क्या बचा, तमा, परमात्मा हो जाएगा। इस प्रकार से संधि विच्छेद होता है। ये तो हो गया तुम्हारे पास आ वाले उदाहरण। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आ कहा था। दीर्घ संधि में सबसे पहले क्या बनाया था, हमने आ बनाया। अब बड़ी ई वाला उदाहरण देख लेते हैं। मान करके चलिए कि बड़ी ई के उदाहरण में अपने पास एक शब्द दे दिया, नदीस।
मान लीजिए एक शब्द दे दिया नदीस, इसको तोड़ करके देख देते हैं। इसको मान लीजिए दे दिया नदी योग ईस, नदी योग ईस। अब बोल दिया कि इसकी संधि कीजिए। अब नदी योग ईस में हम कैसे संधि करेंगे? तो हमने देखा कि यहां पे द है। अब आप बताओ कि यहां पे अंतिम वर्ण क्या है? ये छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है? अरे भैया छोटी ई की मात्रा तो इस प्रकार से होती है और ये बड़ी ई की मात्रा है, यानी यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी ई है। और अगर मैंने इसमें से बड़ी ई बाहर निकाल दी तो ये शब्द क्या बचा? न और दो के नीचे हलंत बच गया। यहां पर भी पहला वर्ण देखेंगे तो क्या है? बड़ी वाली ई है, तो इस बड़ी वाली ई को हटा दिया तो यहां क्या बचा? स बचा। अब जब हम ई और ई को किसी भी तरीके से मिलाते हैं तो गुरुजी पढ़ाया था दीर्घ संधि में ई या ई को कैसे मिला लो? ई ही बनेगा, ई ही बनेगा। तो ये कैसे पूरा करेगा? तो ये ई जो है इसमें जुड़ जाएगा, ई जो है इसमें जुड़ जाएगा। ये ई इसको पूरा करेगा तो इसके नीचे से हलंत हट जाएगा और इसकी मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी। ये हो जाएगा नदीस, ये हो जाएगा नदीस। ई की मात्रा वाला एक और शब्द लेके देखते हैं। देखिए जैसे यहां पर है रवि धन ईस, इस प्रकार का अपने को कोई शब्द दे दिए। रवि धन ईस के अंतर्गत क्या है कि हमने देखा इसमें अंतिम वर्ण रवि में क्या है? तो इसमें अंतिम वर्ण जो है वो छोटी वाली ई है, अंतिम वर्ण जो है वो छोटी वाली ई है। और यहां देखेंगे तो जैसे ही मैं इसमें से अंतिम वर्ण जो है ई हटा दूंगा तो ये क्या रह जाएगा? ये र और जो है वो आधा यही रह जाएगा। इसके बाद जो है इधर से मैं पहले बड़ी वाली ई को ले लूंगा, इसको इधर ले लिया, इसमें से मैंने अंतिम वर्ण को हटा दिया ई को, इन दोनों को मैंने मिला दिया। जब भी मैंने बताया दीर्घ संधि के उदाहरण में कि जब भी हम छोटी ई बड़ी ई कैसे भी ई को मिलाएंगे तो बनाएगा दीर्घ ई ही। तो अब ये दोनों के मिल से ई को मिलाया तो ये दोनों के दोनों क्या बनाएंगे? दीर्घ ई बनाएंगे। यहां अपने पास क्या बच गया था? स बच गया था। यहां क्या बच गया था? र बच गया था। तो र यहां बचा है, इन दोनों के मिल से ई बना और यहां क्या बच गया है? स। अब ये जो दीर्घ ई है वो इस व को पूरा करेगा। तो हमेशा एक बात का ध्यान रख लेना, यहां रवि के अंतर्गत छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा रवीस, क्योंकि यहां पे कौन सी मात्रा आई है? दीर्घ ई की मात्रा आई है। तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें से छोटी ई अलग होगी और तब जाकर के ये क्या बनेगा? रवीस बनेगा। संधि विच्छेद में देखेंगे तो यहां रवि में छोटी ई की मात्रा है, लेकिन जब हमने संधि कर लिया तो कौन सी ई की मात्रा आई? बड़ी ई की मात्रा आई। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे दीर्घ संधि के उदाहरण में। आपको हमेशा एक बात ध्यान रख लेनी है, या तो मात्रा आ की आएगी, या तो मात्रा जो है वो दीर्घ ई की आएगी, या फिर मात्रा जो है वो दीर्घ ऊ की आएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, मान लीजिए लिखा हुआ है हिमालय, हिमालय में आ की मात्रा है। मान लीजिए लिखा हुआ है नदीस, नदीस में बड़े ई की मात्रा है। मान लो लिख दिया भानुदय, भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा है। मान लो लिख दिया परमात्मा, परमात्मा में देखोगे आप तो आ की मात्रा है। कोई भी शब्द ले लीजिए, मान लो लिख दिया नीलांबर, मान लो लिख दिया नीलांबर, नीलांबर के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि आ की मात्रा है। मान लो लिख दिया पीतांबर, पीतांबर में भी आप देखेंगे कि आ की मात्रा है। तो यानी जहां आ की मात्रा आ जाए, दीर्घ ई की मात्रा आ जाए या दीर्घ ऊ की मात्रा आ जाए, वो अपना दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो पेपर के अंदर तुरंत देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। उम्मीद है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इतनी कहानी अच्छे से समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और यहां से आगे जो है वो दीर्घ संधि को हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। दीर्घ संधि के अन्य उदाहरणों को देखेंगे और साथ में गुण संधि, यण संधि, यण गुण, यण वृद्धि वगैरह अन्य संधियों पर चर्चा करेंगे। अगली क्लास कल ही आएगी, रेगुलर क्लासेस वगैरह आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा व्यस्त होने के कारण रेगुलर क्लासेस नहीं डाल पा रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा तो रेगुलर जो है चैनल पर हिंदी की क्लासेस और उत्तराखंड की क्लासेस डालता रहूंगा। साथ में जीएस वगैरह का भी कोई ना कोई सब्जेक्ट जल्दी ही शुरू करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।